Creatinine. Creatinine. Creatinine is a waste product produced by muscles from breakdown of compound called creatinine. Creatinine. Creatinine जिसे कॉल कहते हैं क्रिएटिन, और creatinine is a removed from the body by the kidneys which filter almost all of it from the blood, release it into the urine. This is a test measure the amounts of creatinine in the blood and or urine. ट्रीटमेंट हमारा जो है यहाँ पे ट्रीटमेंट फर्स्ट स्लाइड पे ही रख दिया है। S6C6A1 RE लाइटर डाइल्यूशन में RE का यूज़ करना है। क्रेटिनाइन इज ए वेस्ट प्रोडक्ट। क्रेटिनाइन एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है, प्रोड्यूस होता है मसल से फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ ए कंपाउंड जो कंपाउंड केमिकल्स होता है उसे ब्रेकडाउन होता है कॉल्ड क्रेटिनाइन, क्रेटिन कहते हैं उसे। क्रेटिनाइन इज ए रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, ये बॉडी से रिमूव किया जाता है किडनी के जरिए, विच फिल्टर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट्स फॉर्म ब्लड रिलीज, और ये ब्लड के जरिए रिलीज होता है यूरिन के थ्रू, बाहर होता है बॉडी से। दिस इज अ टेस्ट मेजर टू द अमाउंट्स क्रेटिनाइन, और जब हम टेस्ट लेते हैं तब पता चलता है अमाउंट इसका क्रेटिनाइन का बॉडी के अंदर। अगर किसी है SC6A1 RE यहाँ दिया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं क्रेटिनाइन इज अ ट्रांसपोर्ट थ्रू द ब्लड स्ट्रीम्स टू द किडनीज। क्रेटिनाइन a chemical waste molecules that is generated for muscles metabolism, ये मसल्स मेटाबॉलिज्म के ड्यूरेशन में जनरेट होता है, और द किडनी फिल्टर आउट मोस्ट ऑफ द क्रेटिनाइन एंड डिपोज ऑफ इट इन द यूरिन, और इसे डिपोज करते हैं, निकालते हैं यूरिन के जरिए। ये क्या है? केमिकल है, वेस्ट मॉलिक्यूल्स है। केमिकल के जो बॉडी के जो केमिकल्स हैं यूज़ हो रहे हैं उसके वेस्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं, डेट इज़ जनरेट फ्रॉम मसल से, ये मसल से जनरेट होते हैं, और मसल्स मेटाबॉलिक सिस्टम जब शुरू होता है तब ये प्रोड्यूस होते हैं। मसल्स मेटाबॉलिक सिस्टम अगर इफेक्टिव है तो हमारी बॉडी इफेक्टेड होती है। तो इसे बॉडी से रिमूव करने के लिए हमें SC6A1 RE की ज़रूरत होती है। RE को लाइटर में यूज़ करते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा वॉमिट या BP हाई हो तो RE की जगह पे हम WE देते हैं। जो हमारे पास क्रेटिनाइन का केस आया था क्रेटिन का, तो उसमें, और ये कंडीशन होती है किडनी फेल की कंडीशन में पाई जाती है, तो यहाँ पर WE इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अगर पेशेंट बेयर कर सकता है टेस्ट को, तो जब आता है उस दिन टेस्ट करा लें, 15 दिन के बाद फिर टेस्ट करा लें कि क्रेटिन की क्या पोजीशन क्या है। ऐसा सिम्टोमेटिक तो पेशेंट अगर कंटिन्यूस अच्छा बेटर फील कर रहा है तो रिपोर्ट कराने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रही है जैसे कि BP हाई है, वॉमिट कंट्रोल नहीं हो रही है, तो क्रेटिनाइन ज़रूर टेस्ट कराएं, और हो सकता है इमरजेंसी में डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि एक रिस्क ट्रीटमेंट्स होता है इसमें। ज़्यादा अगर हाई वॉमिट हो गई, डिहाइड्रेशंस हो गया, और अगर ज़्यादा BP हाई हुआ, हार्ट कोलैप्स कर गया, तो इस कंडीशन में डॉक्टर्स के ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है। तो अगर अंडर कंट्रोल जा रहा है, सारी चीज़ नॉर्मल है, तो उसको कंटिन्यू ट्रीटमेंट दें, वरना फिर उनको कह के रखें कि आप जिस डॉक्टर्स का ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसको टोटल बंद ना करें, आप उनमें फॉलो अप करते रहें। और मेडिसिन, अगर मेडिसिन से कुछ, जैसे कि यूरिन पास करने के लिए लोग मेडिसिन देते हैं, अगर मेडिसिन दे रहे हैं यूरिन पास करने के लिए, तो उस मेडिसिन को धीमे धीमे करके कम कराएं। और हमारे केस में जो हमने यूरिन के लिए लिया था, तो वहाँ पे उन लोगों ने मेडिसिन शुरू की थी, लेकिन मेडिसिन का भी असर नहीं आ रहा था, यूरिन पास नहीं हो रही थी, तब हमने इस मेडिसिन को दिया था। तो इससे एक फ़ायदा हुआ था RE देने से कि यूरिन पास हो रही थी, लेकिन क्रेटिनाइन, क्योंकि RE जो है मेटाबॉलिक प्रोसेस को बढ़ा रहा था, इंट्रासेलुलर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा था, एनर्जी प्रोड्यूस करने की वजह से एक चीज़ मुझे समझ में आई, क्रेटिनाइन जो है
जब हमारे पास 7.8 पे आया था पेशेंट, तो वो बढ़कर 11 पॉइंट हो गया। लेकिन टेस्ट कराने पे पता चला कि इतना जा रहा है। रीज़न यही था कि आरई की वजह से ये चीज़ बढ़ रही थी। लेकिन आरई की वजह से जो सेलुलर फंक्शंस है वो नॉर्मल हो रहे थे, और यूरिन पास हो रहा था, यूरिन कंट्रोल, जैसे कहते हैं यूरिन कंजेशन नहीं हो रहा था, और ना ही बॉडी में कहीं इन्फ्लामेशन था, और ना ही बीपी हाई हो रहा था। तो ये फ़ायदा रहा। लेकिन पेशेंट जब अपने क्रेटिन की रिपोर्ट को देखा तो घबरा गया, और उस घबराहट में वॉमिट, और फिर चेस्ट पेन शुरू हो गया, हाई बीपी देखा गया, 190 बीपी चला गया था। जब तक उसने रिपोर्ट नहीं देखी थी तब तक वो नॉर्मल था, बीपी भी नॉर्मल जा रही थी, हर चीज़ नॉर्मल जा रही थी। तो ये चीज़ हो सकती है, अगर आप उसके सिस्टम को जनरेट करके यूरिन को पास करना चाहते हैं, बीपी हाई नहीं है, आप इसको लाइटर डाइल्यूशन में दे रहे हैं, रिजल्ट आ रहा है, बीपी नॉर्मल जा रहा है, कोई ज़रूरत, तो फिर क्रेटिनाइन के 1 वीक में या 15 डेज पे आप एक बार टेस्ट करा लें। टेस्ट करा के देख लें कि पोजीशंस क्या है। अगर क्रेटिनाइन बढ़ रहा है तो ऐसे कंडीशन में आरई को बंद करके डब्ल्यूई उस जगह पे दे दिया जाता है, और ये कंटिन्यू मेडिसिन रहती है। व्हाट हैपेंस व्हेन द लेवल्स ऑफ क्रेटिनाइन इज टू हाई? सिम्टम्स: शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत होगी, नॉजिया, वॉमिटिंग, ड्राई स्किन, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट्स, वेट लॉस। अच्छा, ये जो पेशेंट था हमारा, क्रेटिनाइन बढ़ा जब था, लेकिन फिर भी वेट अंडर गेन था, कंट्रोल में था, और जब आया था उससे ज़्यादा वेट 1 kg हमारे वहाँ बढ़ा था 40 दिन के अंदर। फॉर मोर, creatinine is a transported through the bloodstream. Creatinine is the transport through the bloodstream to the kidneys. Creatinine is transport through the bloodstream to the kidney. Treatment: H6C6AR RE, वही कंटिन्यू यहाँ पे मेडिसिन पिक्चर के हिसाब से हमने डाल दिया दोबारा। What cause creatinine level to be high? फिल्ट्रेशन प्रोसेस फेलियर। तो हमारा क्या है, जो ऊपर हमने ट्रीटमेंट दिया है, फिल्ट्रेशन पैटर्न जो है कंटिन्यू हो जाता है। लेकिन क्योंकि एक चीज़, मसल्स का मेटाबॉलिक प्रोसेस एबनॉर्मल है, तो क्रेटिनाइन बढ़ेगा। भले फिल्ट्रेशन हमने शुरू कर दिया है, लेकिन क्योंकि सेल्स को अभी हमने सही नहीं किया है, सेल सही नहीं हो पाया, तो ऐसी कंडीशन में सेल का जब तक फंक्शन सही नहीं होगा तब तक क्रेटिनाइन कम नहीं होगा, बढ़ेगा। और ऐसी कंडीशन में मेडिसिन से बॉडी के जो फंक्शंस वो नॉर्मल हो जाएंगे, जो कि हमने अपने प्रैक्टिस में देखा। सारे पेशेंट्स को तो सही रिजल्ट मिला, लेकिन एक ही पेशेंट जो अभी इनिशियल आया था हमारे पास, उसमें ऐसा देखा गया कि आरई देने के बाद क्रेटिनाइन बढ़ रहा है, बॉडी फंक्शंस नॉर्मल हो रहे हैं। और रैप्टोमाइलोसिस, ये मुझे देखना पड़ेगा अभी, इसमें पहली बार हम भी इस पर नज़र पे आ रही है चीज़, तो ये हम बाद में आपको एक्सप्लेन कर देंगे। किडनी मेडिसिन: H6 is a functional medicine, C6 is a structural medicine, medicine A1 is a arterial medicine, capillaries and vessels medicine। और ये A1 जो है आर्टीरियल मेडिसिन है, कैपिलरीज एंड वेसल्स पे काम करती है। आरई रीजनरेट फंक्शंस एंड मेंटेनेंस ऑफ बायो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ये आरई की वजह से वो क्रेटिनाइन यहाँ पे इंक्रीज कर रहा था। आर्टेरियल एंजाइट को नंबर 1 जो इसके अंदर यूज़ की गई है क्रेटिनाइन को नॉर्मल करने के लिए, कैपिलरीज पे वर्क कर रही है, और वेसल्स पे। कैपिलरीज से जुड़े हुए जो वेन्स के जो हिस्से होते हैं उसे वेसल्स कहते हैं, और वेन आगे का। आर्टरी से जुड़ा हुआ जो हिस्सा होता है वो कैपिलरीज कहलाता है, जो माइनर बहुत छोटे छोटे
जो रूट्स होते हैं। एंजाइम को नंबर 2 EH मेडिसिन। व्हाट इज द, यहाँ पे A2 का यूज किया जाता है ये वेन पे, वेना पे। व्हाट इज द वेसल्स इन द ह्यूमन बॉडी? ब्लड वेसल्स लेवल इन द ह्यूमन और एनिमल बॉडी in which blood circulates, the vessels that carry blood away from the heart are called arterial. The vessels that carry, जो वेसल्स ब्लड कैरी करके हार्ट की तरफ से लाते हैं अवे फ्रॉम द हार्ट, आर कॉल्ड आर्टरीज, एंड देयर वेरी स्मॉल ब्रांचेस आर आर्टेरियोल्स कहे जाते हैं, कैपिलरीज आर्टेरियोल्स कहे जाते हैं, जो उससे बहुत ज़्यादा बारीक होते हैं, जो सेल्स को न्यूट्रिशन ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। कंप्लीट ट्रीटमेंट्स ऑफ किडनी फेलर, चाहे तो लिख लें, और स्लाइड भी हम प्रोवाइड कर देंगे आपको, क्योंकि ये स्लाइड कंप्लीट है। कंप्लीट बहुत पहले हो गई थी, हमने ऑपरेट नहीं किया था क्योंकि सिस्टम दूसरा चल रहा था। SA6A1RE हाफ ml, TDS each medicine 5 drop, electricity 10 drops, DW 50 ml। यहाँ पे हमने पूरा बनाने का प्रोसेस ही कंप्लीट कर दिया है। फिर दूसरे में हाइपोथैलेमस ग्लैंड से बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए S1C17A3WE हाफ ml, TDS each medicine 5 drop, electricity 10 drops, WE 50 ml। फिर तीसरी मेडिसिन में आ गया एब्डोमिनल, S10C15 5 ml, और BD देना है, ईच मेडिसिन 5 ड्रॉप, इलेक्ट्रिसिटी 10 ड्रॉप्स, DW15। C15 का यूज़ S10C15 का इस पेशेंट में कॉम्प्लिकेशंस थे एब्डोमेंस के अंदर, और गैस ज़्यादा बन रही थी, तो इसलिए कॉन्स्टिपेशन रहता था, इसलिए S10C15 यहाँ पे दी गई है। और लार्ज इंटेस्टाइन का ट्रीटमेंट यहाँ दिया गया। नोट, ऑल मेडिसिन ऑल इलेक्ट्रिसिटी यूज D5, RE be careful, use minimum doses। जी जी जी, हाँ, नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम WE दे रहे हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, ऊपर दो जगह दे रहे हैं, तो यहाँ देने की ज़रूरत नहीं बार बार। कहाँ इसमें S10C15? हाँ, वो कंटिन्यू हो गया है, इलेक्ट्रिसिटी 10 ड्रॉप्स में, मतलब वो कंटिन्यू ऊपर से हो गया है। ये एक्चुअली क्या केयर नहीं कर पाए जी। ऑल मेडिसिन, अच्छा यहाँ पे, अब यहाँ पे कंटिन्यू उसी चीज़ को हमने दे दिया है। किडनी मेडिसिन S6 is a functional medicine, C6 is structural medicine, A1 is a arterial, capillaries and vessels medicine, RE regenerate function and maintenance of bioelectrical energy, S1 medicine extracts of all types of poisons, S1 medicine excretes all types of poisons from the body, maintenance of immune system, F1 is a maintenance of nervous system, A3 is the cardiac function, S10 is the maintenance liver functions, metabolic process, C15 is the maintenance intestine functions and structure, C17 hypothalamus functions and structures, W is the maintenance of bioelectrical energy and law of polarity between organs and intracellular. S5 plus F1 RE motor nerves, cranial nerves, sympathetic nerves, functional medicine. S5 F1 A1 RE,
मायोसिन सेल्स एंड मैलिन। ये यहाँ पर चीज़ें आई जहन में तो यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है, चाहे तो ये लिख लें और स्लाइड रहेगी आपके पास रहेगा, लेकिन ये अगर आप अलग से लिखना चाहें कौन सी मेडिसिन कहाँ पे काम कर रही है, ये थोड़ा यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है। और कंटिन्यू रखें या आप लिख रहे हैं? ठीक, ठीक है। S5F1 एस एस 5+F1+A1+RE मायोसिन सेल्स एंड मैलेनिन। ये मैलेनिन मायोसिन सेल्स जो स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, स्किन डिस्कलरेशंस में हो जाती हैं, वहाँ के लिए यूज़ हो जाएगी। A2+G वेन्स ब्लीडिंग, A1+B arterial bleeding, artery bleeding, S10 is vagus nerves. S1 medicine excrete all types of poison from the body, maintenance of immune system। ये फिर कंटिन्यू हो गई है स्लाइड। हाँ, यहाँ पर एक मिनट, शायद कुछ नया होगा इसमें। नहीं, उसे कंटिन्यू यहाँ पर। आर मेंटेन्स ऑफ बायोलिटिकल एनर्जी एंड हैव पॉजिटिव चार्ज प्लस relaxations of muscles, contractions, increased of blood flow, activated of proton in nucleus। ये एक्टिवेट करते हैं प्रोटॉन्स को इन न्यूक्लियस के अंदर, ये प्रोटॉन को जनरेट करते हैं। वाई कॉन्ट्रैक्शंस ऑल कॉन्ट्रैक्टिव टिश्यूज एंड नर्व्स, पैरालिटिक मूवमेंट्स with RE, maintenance of bioelectrical energy, Y have negative charges and activated electrons, paralytic state. A paralytic, sometimes called muscles relaxant, is category of medications that cause extreme muscles relaxations that renders most muscles of the body unable to move। ये मसल्स रिलैक्सेशंस पे अल्टरनेट यूज़ की जाती हैं दोनों, और जिससे कि रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शंस दोनों बना रहता है। और अगर रिलैक्सेशन फेल हो गया है तो कॉन्ट्रैक्शंस यहाँ पे शुरू हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शंस फेल हो गया तो रिलैक्सेशन। अगर दे करके अगर हम छोड़ते हैं या एक बॉडी पे पेंट करके छोड़ देते हैं तो वन टाइप से ही इफेक्ट होगा। अगर हम दोनों को अल्टरनेट देते हैं तो सेल्स के अंदर, हमारी मसल्स के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं और रिलैक्सेशंस हैं, जब हम मसल्स की स्टडीज़ करेंगे या पैरालिसिस की, तो उसके अंदर ये चीज़ देखेंगे कि किस तरीके से हमारी मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशंस होता है। तो उसी को यहाँ पे मेंटेन किया जाता है, और सेल्स के अंदर भी होता है। अगर सेल्स के अंदर ना हो तो उनके अंदर कांटेक्ट जब करते हैं सेल्स आपस में, तो ये एब्जॉर्ब करते हैं, सक्शन करते हैं आर्टरी से आने वाले न्यूट्रिशंस को और सेल्स को और जो भी ऑक्सीजन को और सप्लीमेंट को। लेकिन जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन करने के बाद रिलैक्सेशन में जाते हैं, ये इनके सुचर्स ओपन होते हैं तो कॉन्टैक्ट्स कर लेते हैं, और कॉन्टैक्ट्स करके वॉल्व्स क्लोज हो जाते हैं और ये अपने अंदर प्रोसेस को शुरू कर देते हैं। अब यहाँ से रिलीज होता है जो वेस्ट तैयार होता है, क्योंकि इस रेस्ट के बीच में इनका मेटाबॉलिक प्रोसेस शुरू होता है और ये अपने फूड्स को यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम करने के बाद वेस्ट जब निकलता है तो ये रिलैक्स फॉर्म में जाते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी है, जब हम बॉडी खाना खा रहे होते हैं तो कॉन्स्ट्रक्ट फॉर्म में होता है, हर चीज़ अंदर जाती होती है। लेकिन जैसे ही हम फिकस स्टूल पास करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे रिलैक्स फॉर्म में आते हैं। कॉन्टेक्स्ट फॉर्म में अंदर जा रही है, रिलैक्स फॉर्म में बाहर निकालते हैं हम। तो उसी कंडीशन में ये सेल्स भी रिलैक्स फॉर्म में होते हैं और वेन्स के अंदर ड्रेन कर देते हैं जो भी वेस्ट होता है। ये अगर फंक्शन बॉडी का एबनॉर्मल हो गया तो या तो स्टोर बढ़ जाएगा न्यूट्रिशंस का,
और वहाँ पे टॉक्सिकेशन का भी हो जाएगा क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट्स वहाँ पे ज़्यादा डिपॉजिट हो जाएंगे। या फिर अगर कंट्रैक्शंस फेल हो गया तो सेल्स को न्यूट्रिशन मिलना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे क्राई ऑफ मसल्स, क्राई ऑफ सेल्स हो जाएगा। क्राई ऑफ सेल्स इतना ज़्यादा महसूस नहीं होगा जब एक कंबाइंड एक पूरी कम्युनिटी को लोकेशंस में अगर इस चीज़ की डिफिशेंसी हो गई और एक सरफेस या आर्गन पे पूरे कॉन्ट्रेक्शंस हो गया, तो ऐसी कंडीशन में फिर कॉम्प्लिकेशंस राइज होती है, जैसे पेन करना या स्प्रेन करना, स्पाज्म होना, इस सारी चीज़ें होती हैं। तो इस चीज़ को रिलैक्स करने के लिए मैटी साहब के जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस ऑफ बुक है जो मैटी साहब ने बताया है, अल्टरनेट आर ई और वाई को एक्सटर्नल पॉइंट्स पे लगाना होता है। इससे उस बॉडी को टच करता हुआ नर्वस सिस्टम उसे स्टिमुलेट करता है और जिससे वो ब्रेक डाउन जो फंक्शन हो गया है उस वो कंटिन्यू हो जाता है। व्हाट आर द व्हाट आर द थ्री मेन ब्लड वेसल्स एंड एडल्ट्स वुड बी क्लोज टू 100,000 miles long. Adults would closer 100,000 miles long. Blood vessels. There are three kinds of blood vessels: arteries, veins, and capillaries. Arteries ये बड़ी होती हैं। ये आर्टरीज एक रूट्स है, एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, सेल तक, मसल्स तक दूर के हिस्सों में ब्लड और ऑक्सीजन न्यूट्रिशन को पहुंचाने का। कैपिलरीज ये सिस्टम है, दूर से आने वाले जो मटेरियल्स हैं, न्यूट्रिशंस हैं, उससे सेल तक दूर कंजेक्टिव पोजीशन आर्गन तक पहुंचाने का, सेल तक पहुंचाने का, आर्गन के सेल तक पहुंचाने, तो ये कैपिलरीज का काम होता है। इस वेन्स, वेन्स का काम है कैपिलरीज से जब सेल को मिल गया, सेल से वेन्स में ड्रेन हो जाता है, वेसल्स में ड्रेन होता है, जो आगे वेन्स एक आर्टी जैसी ही सेकेंड ब्लू लाइन बनाते हैं जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है और टॉक्सिकेशन होता है तो वो किडनी में जाके फिल्टर्स हो जाते हैं। Each of these plays a very specific role in the circulation process. Arteries carry oxygenated blood away from the heart. Artery carry oxygenated blood away from the heart. ये हार्ट से ऑक्सीजन आर्टरी जो है कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। What are the five major blood vessels? There are five main types of blood vessels: arteries, arterioles, capillaries, venules, and veins. Arteries carry blood away from the heart to other organs. Arteries. There are arteries or blood vessels that deliver oxygen rich blood from the heart to tissues of the body. Each artery is a muscular tube lined by the smooth tissues and has three layers: the intima, their inner layer lined by the smooth tissues called endothelium. Smooth tissues called endothelium. तो आर्टरी एंडोथेलियम तक स्मूथ टिश्यूज तक पहुंचाती है। यहाँ पे देख, ये हमारा जो प्रोग्राम है क्रिएटिनाइन पे बना हुआ, ये पूरा डिटेल्स करता हुआ गया है ये हमारी मेडिसिन किस लेवल पे किस तरीके से कहाँ कहाँ काम करती है। अब जैसे कंजेशंस होता है आर्टरीज के अंदर, तो आर्टरीज के जो बॉडी है, जो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, अगर वो कम हो रही है तो S5+C5 यहाँ पर इस आर्टरीज के अंदर किसी भी तरीके की अगर एबनॉर्मलिटीज आ रही है, कई बार होता है ओल्ड एज की वजह से, एज ज़्यादा होने की वजह से ये आर्टरीज बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं और पिटीचिया भी देखे जाते हैं, ब्लड के धब्बे देखे जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी S5C5 से ही ट्रीटमेंट किया जाता है। आर्टरीलियोस A1,
ये इंटरनल जो स्ट्रक्चर्स है वो उसमें S5C5A1, इस लेयर पे जो है ट्यूनिका मेडिका स्मूथ मसल्स, एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना S5, ट्यूनिका एक्सटर्नल और एडवेंटिशिया S5F1RE, वेजो वेजोरम ये S5, ट्यूनिका इंटरना इंटीमा एंडोथेलियम S5C5 एंडोथेलियम पे, इंटरनल इलास्टिक लेमिना S5F1RE। ये पूरा हम इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें इस पूरे सेक्शन को कंट्रोल करने के लिए अब यहाँ पे C5 है, S5 के साथ C5 ऐड कर देते हैं। इसका सब एंडोथेलियम इंटरनल इलास्टिक का F1 है जो नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करेगा इस पे, तो ये है ही ऑलरेडी, C5 इसमें ऐड कर दिया। RE है, तो ये होल आर्टेरियल जो है स्ट्रक्चर पे पूरा काम हो रहा। A1 आने की वजह से इसके अंदर सर्कुलेट होने वाले रेड ब्लड सेल्स RBCs को, जो ब्लड्स हैं, फ्लो को मेंटेन करेगा। तो ऐसी अगर कहीं प्रॉब्लम होती है तो हम ये पूरे सिस्टम को फॉलो करते हैं। यहाँ देख सकते हैं एनिटीमा S5C5 एडवेंटिशिया arterial blood flow. What is the arterial blood flow? Their arteries that carry oxygen and nutrients away from your heart to your body's tissues. The veins blue to oxygen, pour blood back to the heart. Arteries begin with the aorta, the large artery levels the heart. They carry oxygen rich blood away from the heart to all of the body's tissues. Okay. ये जो पूरा आर्टरी पे जो फंक्शंस एक्सप्लेन किया गया है, ये पूरा हमारा जो केराटिनाइन प्रोसेस के फेल होने पे किडनी में किन किन चीज़ों की वजह से ये प्रोसेस मेंटेन होते हैं और इनके ब्लॉक होने की वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, तो किडनी फेल होना शुरू हो जाती है। तो इससे अगर हमें पता रहेगा तो हमें किडनी को रीजनरेट, रीफॉर्म, रिकंस्ट्रक्ट करने में आसानी रहेगी। व्हाट इज़ द फंक्शंस ऑफ द आर्टेरियोल्स? और अगर ये कह दिया जाए कि ये मेडिसिन काम करती है तो वो है कि किसी ने सुना, पड़ोस वाले ने, और सुन करके, जैसे कि अभी हिंदुस्तान में चलता है, ट्रेन के अंदर सफ़र कीजिए या बस के अंदर, अगर किसी को सर दर्द है तो एक कहेगा कि जनाब आप ऐसा कीजिए, ब्रोफेन ले लीजिए। दूसरा कहेगा हमारे पास क्रोसिन है, आप क्रोसिन ले लें। तीसरा कहेगा ऐसा कीजिए, हमारे पास वो है, ये सुरती खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, उसे नासा ले लीजिए, नाक में खींच लीजिए, उससे छींक आ जाएगी, सर बिल्कुल हल्का हो जाएगा। तो यहाँ सुन करके सारा ट्रीटमेंट होता है। ये सारी चीज़ें काम कैसे करती हैं? ये काम होता है डॉक्टर का, समझने का, समझाने का। समझाना तो कम होता है, लेकिन समझ करके देना जो बॉडी को नुकसान न पहुंचे। अब ऐसे में अगर टोबैको वाला इंसान है और उसको ब्रेन हैमरेज की शिकायत हो गई है, प्रेशर राइज है और उसके वजह से उसको हेडेक हो रहा है, अब किसी ने पड़ोस ने उठा करके उसे टोबैको दे दिया, सुरती जिसे बिहार वाले ज़्यादा खाते हैं और ख़ास करके यूपी के लोग भी खाते हैं, हाथ में रगड़ करके और चूने चूने कैल्शियम डालते हैं, डाल करके उसे फिर गर्दा उड़ाते हैं, जिससे छींकें बहुत होती हैं, स्नीजिंग बहुत होती है। तो ऐसी चीज़ें जब करते हैं तो उससे कई बार होता है कि अगर कंजेशन थोड़ा है तो सर हल्का हो जाता है, लोग कहते हैं। लेकिन अगर बीपी हाई वाला अगर इस चीज़ को करने लगे तो उसे ब्रेन हैमरेज आएगा, सडनली वहाँ पैरालाइज हो जाएगा, और होता भी है, लोग अनजाने में और ये ट्रीटमेंट दे देते हैं। तो बेहतर है कि सही गाइडेंस होना चाहिए और सही तरीके से बॉडी को समझना चाहिए। और हमारे ईएस सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर ज़्यादातर अभी जितने भी व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे हम देख रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं या फिर कुछ प्रोग्राम डाल रहे हैं, उनको ये नहीं पता है कि वो मेडिसिन जो दे रहे हैं वो उसका ऑर्गन पे क्या इफ़ेक्ट है, यहाँ क्या उसका फंक्शन है।
सेल पे किस तरीके से काम कर रही है, उसका देने का रीज़न क्या है। बस ये है कि चलो आरटी है, यहाँ पे आरटी आ रही है, यहाँ पे ए2 भी है, वेंस भी आ रही है, यहाँ पे हार्ट भी आ रहा है। तो कई जगह पे तीनों मेडिसिन हो जा रही है, कहीं पे ए1 और ए3 दोनों साथ में हो जा रही है। पेक्टोरल्स है, पेक्टोरल्स के हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस हम मंडे को एक्सप्लेन करेंगे। अपना जो अभी तक जो 15 डेज़ के अंदर हमारे साथ जो आपके लेक्चर्स के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हुई, स्टेप बाय स्टेप्स उसको सॉल्व किया, किस तरीके से सॉल्व किया, क्या क्या चीज़ें फीलिंग की। जैसे कि हमने कहा था एक डॉक्टर्स होता है, अपनी स्टडीज़ अपने आप खुद करता है, अपनी बॉडी की स्टडीज़ खुद की जाती है। तो उसमें हमने अपने आप को क्या पाया, किस तरीके से हमने मेडिसिन को चेंज किया और किन टाइप की कॉम्प्लिकेशंस हमारे साथ गुजरी। जैसे कि कल रात में भी एक सडनली एक आ गया था, तो वो पोजीशन भी होती है कि लगता है कि पूरा गला कफ से आ गया है, लेकिन कफ होता नहीं है। वहाँ पे कई बार आवाज़ आती है जैसे पेपर उड़ रहा हो, इस टाइप की भी कफिंग होती है। तो वो रीज़न क्या होता है, उसे किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। तो ये ईएच के एक एक स्टेप के अंदर है, और ये हमने अपने पूरे ट्रीटमेंट में P1 से लेके P4 तक का ट्रीटमेंट लिया, अल्टरनेट लिया, और दूसरे अदर सिस्टम की जो मेडिसिन भी इन्वॉल्व की। तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कहने का मतलब है कि हमें स्टडीज़ करना है कि हमारी मेडिसिन किन आर्गन पे किस वजह से काम कर रही है। तो कभी हम रॉन्ग साइड पे ट्रीटमेंट नहीं करें। हमारा प्रैक्टिस, हमारा पढ़ाने का तरीका यही है कि हम कोई बुक से चीज़ नहीं ला रहे हैं, ये खुद से तैयार कर रहे हैं और बॉडी सिस्टम को स्टडीज़ कर रहे हैं। बॉडी सिस्टम में जहाँ ज़रूरत होती है हम उसको ज़्यादा ही हाईलाइट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर किडनी का प्रॉब्लम चल रही है, तो यहाँ पे आर्टरीज, वेन्स ज़्यादा आपको ऑपरेट हो रही है। और जबकि क्रिएटिनाइन का थोड़ा सा प्रोग्राम था, मेडिसिन थी, और वो आगे ख़त्म हो गया, आगे बहुत नॉर्मल सा रहा हुआ। तो यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द आर्टरीज। आर्टीरियोल्स कंट्रीब्यूट टू मेंटेनिंग मेन arterial pressure and tissues. Perfusion as the are the essential site of total peripheral resistance. By increasing or decreasing the diameters, they also play principal role in the regulate blood flow in organs or tissues specific manner. ये किडनी में कहाँ पे इफेक्ट करता है, जब किसी ऐसी मेडिसिन का यूज़ किया जाए जो ब्लॉकेज पैदा कर दें सर्कुलेशंस के अंदर, और ख़ास करके किडनी सेल्स के अंदर, किडनी सेल्स को डैमेज कर दें। तो ऐसी कंडीशन में किडनी फेल के कई बार किडनी क्या होता है, केराटिनाइन क्यों बढ़ता है कि किडनी काम करना बंद कर देती है। तो उसको बंद करती क्यों भाई, आप काम क्यों करना बंद करेंगे, बंद तो तभी करेंगे आप भूखे होंगे, प्यासे होंगे। तो आप पहले भूख और प्यास को देखेंगे या फिर आप पहले काम पे चले आएंगे। ठीक है, 2-4 दिन चल जाएगा, लेकिन 5-6 दिन के बाद ऐसा होगा कि आप कहेंगे अब हिम्मत नहीं है उठने की, ताकत नहीं लग रही है, एनर्जी नहीं है। फिर आप उठ करके सिर्फ पानी पी लेंगे। फिर इतनी भी हिम्मत नहीं होगी, इतनी भी ताकत नहीं होगी कि आप बेड से भी उठ सकेंगे। फिर धीमे धीमे आप एकदम से बॉडी जो है आपकी रिड्यूस की तरफ जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में हमारी किडनी के साथ भी ऐसा होता है, लेकिन हम उसे केयर नहीं करते। जब केयर नहीं करते, ये सिस्टम धीमे धीमे स्लो होते पड़ते जाते हैं। जो सर्कुलेशन है वो धीमे धीमे स्लो पड़ता जाता है, उससे केयर नहीं किया जाता। जब हम नहीं, सारे लोग इसी तरीके से करते हैं। जब ऐसा होता है तब जा कर के पता ये चला कि स्वेलिंग आ रही है, यूरिन कम हो गई, यूरिन कलर हो रहा है, या यूरिन कम पास हो रहा है, पैर पे स्वेलिंग आ रही है, या कोई और डिजीज़ हुई, सोनोग्राफी देखी कराई गई, पता ये चला किडनी फेल की कंडीशन में जा रही है, किडनी का काम करना कम कर दिया है या बंद कर दिया है। तो ऐसी कंडीशन में पता चलता है, तो उस वक्त लेट हो चुका होता है। तो हमें क्या करना होता है, इन्हीं सिस्टम को जनरेट करना होता है। ईएच में सिर्फ सिस्टम को जनरेट करना होता है, जबकि एलोपैथ के अंदर यूरिन पास करने के लिए जो सिस्टम ऑपरेट हो रहे हैं उनको डायलेट करके यूरिन को पास कराते हैं। जब तक वो डायलेट हो सकते हैं, जब तक उनका नर्वस सिस्टम काम करता है, जब तक उस पर प्रेशर बन सकता है, तब तक वो मेडिसिन दे करके यूरिन को पास कराते हैं। जैसे कि प्रोस्टेट के अंदर भी पाया जाता है
कि प्रोस्टेट को डायलेट किया जाता है, मेडिसिन देकर ओपन किया जाता है नर्वस सिस्टम के जरिए, और वो पास हो जाता है। लेकिन जब टैबलेट्स लेते हैं, गोली लेते हैं इंग्लिश मेडिसिन में, तब जा करके ही यूरिन पास होता, वरना नहीं होता। वरना यूरिन लगता है, महसूस होते हैं, यूरिन पास नहीं होता प्रोस्टेट के अंदर। तो ऐसी कंडीशन में जो है फिर वो प्रोस्टेट को ऑपरेट कर देते हैं। अब प्रोस्टेट जब ऑपरेट हो जाता है तो यूरिन कंटिन्यू आता जाता रहता है। बहुत कम लोगों के ठीक हो पाते हैं अगर प्रोस्टेट पूरी तरीके से काट के निकाल दिया गया है, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो यहाँ पर हमारी मेडिसिन प्रोस्टेट के फ्लेक्सिबिलिटी की जो है कंस्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन को सही करती है। ये सही होती है कैसे? ये आर्टरीज से, मसल्स से, टिश्यूज से, सेल से, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर जो फॉर्म कर रहे हैं, जो सिस्टम स्ट्रक्चर फॉर्म करना, इस स्ट्रक्चर के फंक्शन को ही नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट करता है, चलाता है, जनरेट करता है। जब जनरेट करना शुरू कर देता है तो इजिली वो ऑर्गन काम करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि ये चीज जो है, अब यहाँ पे क्या है, बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द डायमीटर्स। अब ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, अब ये नर्वस सिस्टम अपने कंडीशन के हिसाब से मेंटेन करता है। अगर ये चीज फेल हो रही है तो हम क्या करेंगे, A1 के साथ F1 ऐड कर देंगे। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, दोनों में से दोनों मुझे बैलेंस करना है, तो यहाँ पे WE कर देंगे। तो क्या होगा, A1 F1 WE। कंस्ट्रक्ट किसे हो रहा है, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। डायमीटर, तो डायमीटर में हाँ, आपने अभी ऊपर पिक्चर्स में देखा, जो इसका स्ट्रक्चर जो फॉर्म हो रहा है, वो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है टिश्यूज के जरिए। वो टिश्यूज ऑपरेट हो रहा है S5 के जरिए। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, A1 और F1, S5 और W यूज कर रहे हैं। तो ये इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग दोनों नॉर्मल होगा। जब दोनों नॉर्मल होगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। जिस ऑर्गन की, जिस सिस्टम की, जिस सेल की अगर फ्लेक्सिबिलिटी नॉर्मल है तो वो नॉर्मल काम करेगा, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, और न्यूट्रिशन मेटाबॉल डाइजेशन के बाद जो है वो ड्रेन भी हो जाएगा। तो उसका यूज़ करना, जो टॉक्सिकेशन डेवलप हो रही है वो भी डिक्रीज हो जा रही है, और न्यूट्रिशन से इम्प्रूव कर रहा है उस सेल्स को, उस जगह को। तो इसलिए दोनों हेल्दी बने, बॉडी हेल्दी बन रही है। हेल्दी बन रही है तो फंक्शन भी प्रॉपर होगा, नॉर्मल रोल करेंगे। They also play principal role in the regulating blood flow in organ or tissues specific manner। ये यहाँ पे सिस्टम जनरेट होता है। तो यही हमारे लीवर भी फेल में यही चीज़ आएगी, हार्ट कार्डियक फेलियर के अंदर भी आएगा, ब्रेन फेल के अंदर आएगा, यूट्रस की एबनॉर्मलिटीज के अंदर यही चीज़ आएगी। यही चीज़ पैंक्रियाज के अंदर जो डायबिटीज़ की कॉज बनाते हैं, स्प्लीन के अंदर भी यही चीज़ आएगी। इंटेस्टाइन के अंदर भी यही चीज़ आएगी, जो कॉन्स्टिपेशन रिड्यूस करता है, डायरिया डेवलप करता है। तो ये सारी चीज़ें जब हम एक बार अच्छी तरह से समझ सकते हैं तो मेडिसिन का सिलेक्शन उसी तरीके से होगा। आईडीसी यही चाहती है कि आप मेडिसिन का सिलेक्शन कैसे करते हो। तो यहाँ पे डायरिया के लिए ये क्या, लूज मोशन हो गया ये दे दिया, और कॉन्स्टिपेशन हो गया ये दे दिया। ये देने से कोई सेटिस्फाई होने वाला नहीं है। होगा सेटिस्फाई उसी दिन होगा जब आप उनको इस तरीके से समझा पाओगे। और ऐसे हमने जो आईडीसी की जो वीडियो कॉन्फ्रेंस देखी थी, जो लोगों ने डाला था, कोई अजीत सिंह थे सरदार जी, उन्होंने एक्सप्लेन की, सिर्फ उन्होंने पुरानी ही थ्योरी को दोहराया था। आगे क्या है मीटिंग में कुछ कहा गया, नया क्या गया नहीं देखा हमने, लेकिन इसी चीज़ को उनको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहिए था कि हमारी मेडिसिन, क्योंकि वहाँ पे पैनल में बैठे हुए थे तमाम से स्पेशलिस्ट, उन स्पेशलिस्ट को ये थ्योरी समझने में आएगी, वो थ्योरी समझ नहीं है। हमारे साथ जो आज लोग जुड़े हुए हैं वो उनको यही थ्योरी हम बताते हैं, और इसी थ्योरी के बीच में हम मिल के काम करते हैं। चाहे वो कार्डियोलॉजिस्ट हो, चाहे वो कोई फिजिशियंस हो, और चाहे कोई अर्थोपेडिक सर्जन्स हो, क्योंकि डिस्कस होता है, लेकिन फिर भी इमरजेंसी अगर होती है तो उनकी हेल्प लेनी पड़ती है, और अच्छे रिलेशंस हमारे हैं डेवलप। कैपिलरीज, capillaries are very teeny blood vessels, so small that single red blood cells
can barely fit through them. The help connecting your arteries and veins. In addition to facilitating the exchange of certain elements between your blood and tissues. अब देखिए, सबसे पहले किडनी फेल होने के चांसेस में क्या चीज़ होती है? या तो यहाँ से सप्लाई किसी तरीके से ब्रेक हो गई, यहाँ से ऑक्सीजन डिफिशियंसी शुरू हो गई, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी शुरू हो गई, ये ब्लड का सर्कुलेशन यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, लॉर्डनेस होगी, भारीपन होगा। अब जब यहाँ से हो गया तो उसके जो यूरिन जो फिल्ट्रेशंस है उनका काम बैरियर हो जाएगा और ये फंक्शंस भी टोटल ब्रेक हो गया। अब ये पोजीशन जो सेल्स का है, पूरा ड्रेनेज सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों फेल है। अब दोनों फेल होने की कंडीशन में यहाँ पर वो किडनी के जो सेल्स हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। जब काम करना वो बंद कर देंगे तो क्या होगा? तो उसके अंदर जो भी चीज़ आएगी जो बॉडी से आ रही है, ये वेन्स लेके आ रही है और इसमें ड्रेन कर रही है, इससे वो टॉक्सिकेशंस को रिमूव कर रही है। फिर यहाँ से जो बाकी चीज़ें हैं गैसियस है उसको लेके रिमूव कर रही है, वो लंग्स की तरफ जा रही है। तो यहाँ क्या है, ये पूरे यूनिट काम करना स्लो कर दिया है। पहले स्लो करती है, फिर धीमे धीमे उसे काम बंद होता है। फिर क्या होता है, जब उन्हें न्यूट्रिशंस नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशंस जब किसी चीज़ को नहीं मिलेगा, पेड़ों को अगर पानी नहीं मिलेगा, इंसान को अगर खाना नहीं मिलेगा, तो वो धीमे धीमे कमज़ोर पड़ते जाते हैं। पेड़ों को आप 2-4 दिन गमलों में, जो आप गार्डन के अंदर अपने पेड़ लगा रखे हैं या पौड़ियों के अंदर या बालकनी के अंदर इंडोर प्लांट्स लगा रखा है, उसके अंदर कुछ दिन आप पानी देना बंद कर दें, देखेंगे वो सूखना शुरू कर देंगे। इसी तरीके से अगर किडनी के नेफ्रॉन्स जो सेल्स हैं उनको भी अगर न्यूट्रिशन मिलना बंद हो जाए तो वो कंटिन्यू काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से ड्रेन हो रहा है, चीज़ें ड्रेन होके जा रही हैं लेकिन उन्हें मिल नहीं रही हैं। तो ऐसी कंडीशन में वो धीमे धीमे स्लो होते 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 एक वक्त ऐसा आएगा कि वो पूरी तरीके से काम करना बंद कर देंगे। तो ये होगा, किडनी फेल के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर वो ड्राई होने लगती है, किडनी सिकुड़ने लगती है, शंक होने लगती है, छोटी होने लगती है, श्रिंक होने लगती है। तो ऐसी कंडीशन में फिर वो पूरी तरीके से डेड की कंडीशन पे आ जाती है। और जब पूरी तरीके से फेल हो जाती है तब डॉक्टर्स उसे या तो इम्प्लांट कराएं दूसरी, या फिर आप डायलिसिस पे जाएं, एक्सटर्नल। डायलिसिस पे जाने के बाद तो कोई रास्ता नहीं है कि किडनी जनरेट करेगी ही करेगी, तो सीधे मौत के रास्ते पे पेशेंट चला जाता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि पूरा ट्रीटमेंट केयर करके समझ कर, किसी भी ऑर्गन का हमें करना है तो पूरी तरीके से समझ के करना है। जिस दिन ये सिस्टम पे हमारी मेडिसिन समझ में आ जाएगी तो कोई भी पूरी डिजीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी सी ही पढ़ाई में हमारी पूरी डिजीज़ कंप्लीट हो जाती है। कार्डियक फंक्शन में अगर हम पढ़ा रहे हैं तो अगर पूरी तरीके से मेडिसिन समझ में आ गई है तो समझ लीजिए पूरा कार्डियक सिस्टम ख़त्म हो गया, क्योंकि हमें से मेडिसिन के फंक्शंस को समझना है, किस तरीके से काम करना है। ओके, ये देख लें। अब समझ लेते हैं, ये किडनी के अंदर सप्लाई आ रही है ब्लड की, यहाँ किसी वजह से स्लो हो गई और ये जो ब्लड्स के अंदर आ रहे हैं, अब ये वेन्स भी आ रहे हैं ब्लड के अंदर लेकर के। अब ये तो किडनी के सेल्स को, नेफ्रॉन्स को न्यूट्रिशन सप्लाई कर रहा है, ये यहाँ पर आकर के ये नेफ्रॉन्स को अपना टॉक्सिकेशन दे रहा है कि तुम फिल्टर कर लो हमारे पास जो बैड एलिमेंट्स हैं। अब नेफ्रॉन्स यहाँ पे 3 रोल्स लेता है, एक तो इनका लेके काम करता है और एक यहाँ से लेकर अपना न्यूट्रिशंस करता है। न्यूट्रिशंस नहीं मिलेगा तो ये काम कहाँ से करेगा, तो यहाँ पे ये फेल होने लगता है। फिर ये जब उसे न्यूट्रिशंस नहीं मिलेगा तो वो श्रिंक करने लगता है, सूखने लगता है, डैमेज होना शुरू होता है। जब डैमेज हो जाती है पूरी तरीके से चीज़ें, तो ये जो यहाँ से आती है पोजीशन, तो ये वापस सेल्स को रिवर्स हो जाती हैं चीज़ें, जो टॉक्सिकेशंस हैं केराटिनाइन। अब जब बॉडी के अंदर सेल्स से प्रोड्यूस होने वाली जो टैक्सिन है वो
रिवर्स हुए, तो वो जा करके फिर कॉज बनाते हैं बॉडी में एडिमा का। और ख़ास करके क्योंकि किडनी का है, किडनी का पैटर्न जो होता है वो लेग से जुड़ा होता है, तो इसलिए सबसे पहले लेग्स पे, फिर ड्रॉपसी तक भी हो सकता है। फिर अगर ज़्यादा कंडीशन हुई तो इसकी कंडीशन में फिर अब ये ब्रेन डैमेज भी हो सकता है, ब्रेन डेड भी हो सकता है, कोमा 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 में जा सकता है पेशेंट। ओके। लिम्फेटिक कैपिलरीज, ये लिम्फेटिक कैपिलरीज है, ये भी किडनी के अंदर जाके किडनी के फंक्शंस को मेंटेन करती हैं। वहाँ पे उनको एसेंशियल्स सेल्स के प्रोड्यूस करती हैं, देती हैं। उनमें से जो इन्फेक्शन फैलाने वाली चीज़ें होती हैं, जो उन्हें नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें, उन्हें किल करती हैं और यूरिनरी सिस्टम से आउट करती हैं। ये देख सकते हैं टोटल द हार्ट वेन्स वेस्ट प्रोडक्ट्स टिश्यूज कहाँ आ रहे हैं, वेन में। ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टिश्यूज में जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है, कैपिलरीज, ये कैपिलरीज की एक नेट बना हुआ है। आर्टेरियोल्स, आर्टरीज स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं, इनर लेयर, आउटर लेयर, मसल्स। मसल्स पे कहीं भी आएगा तो हम S5 ही यूज़ करेंगे। फ्लेक्सिबल, यहाँ पे फ्लेक्सिबल मसल्स होती है, यूज़ होती है, तो S5 ही यूज़ होगा। फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से आने वाले, ठीक है। फ्रॉम हार्ट स्मूथ मसल्स, arterial, peripheral is sphincters, capillaries, ventricle to heart vein। सर्कुलेशन को आप देख सकते हैं यहाँ पे। हमें किडनी के अंदर ट्रीटमेंट करते वक्त इसी चीज़ का ध्यान रखना होगा, इसी चीज़ को केयर करना होगा कि ये किडनी स्ट्रक्चर इसी तरीके से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इसे तो हमें उसे फंक्शंस को ओपन करने के लिए उसी तरीके का ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। जो हमारा ट्रीटमेंट S6 C6 A1 RE यहाँ के लिए परफेक्ट ट्रीटमेंट्स होता है। लेकिन अगर क्रिएटिनिन कंटिन्यू बढ़ रहा है RE देने पे तो W ही कर दें, क्योंकि न्यूट्रल हमें दोनों पे काम करना है। यहाँ से फोर्स बढ़ रहा है, फोर्स यहाँ से बढ़ रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, सेल्स काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से अभी पूरी तरह से ड्रेन नहीं हो रहा है। फंक्शन तो स्टार्ट हो गया है लेकिन पूरी तरह से टॉक्सिफिकेशन से रिमूव नहीं हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू कर देते हैं। ब्रोकन कैपिलरीज, कैपिलरीज जब टूट जाती है उस वक्त कंडीशन क्या होती है। What is the function vessels? Blood vessels flow blood throughout the body. Throughout the body. Arteries transport blood away from the heart. Arteries transport blood away from the heart. अब लीवर में भी अगर लीवर फेल हो रहा है तो हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले क्या करेंगे, लीवर में सप्लाई देने वाली आर्टरी के बारे में केयर करेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार एनाटॉमी खोलकर देख लेंगे, पेशेंट्स को तो ट्रीटमेंट दे देंगे, जो प्रेजेंट टाइम में ट्रीटमेंट्स हैं हम अपने माइंड से बना करके दे देंगे, लेकिन बाद में उस हार्ट या लीवर के फंक्शंस को पढ़ेंगे कि इन्हें न्यूट्रिशन सप्लाई कैसे मिलती है, ब्लड सप्लाई कैसे होती है, ये कैसे एक्टिव होते हैं, ये कैसे जनरेट होते हैं। तो जब हम एक बार स्टडीज़ करेंगे तो मुझे अपनी मेडिसिन, अगर मुझे मालूम है कि फंक्शनल मेडिसिन किस तरीके से काम करती है, तो उस तरीके से फिर हमारा सिलेक्शन वहाँ पे होना शुरू हो जाएगा। तो क्या होगा, अभी लीवर के अंदर जैसे लीवर फेल हो रहा है तो यहाँ पे क्या है, आर्टरीज ट्रांसपोर्ट ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। अब ये हार्ट से ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, लेकिन क्या है, लंग्स पे नहीं मिल रहा है या किडनी पे नहीं मिल रहा है, तो हमें किडनी पे ये पहुंचाने के लिए हमें क्या करना होगा, A1 और RE को दोनों साथ कर देना होगा अगर ट्रांसपोर्ट करना है। वेनस रिटर्न ब्लड बैक टू वार्ड, अब यहां से ड्रेन करना है, अब ड्रेन करना है, ड्रेन नहीं हो रहा, तो ये काम हमारा A2 RE भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे A2 GE से लिया जाएगा।
ज़रूरत पड़े, अगर कंजेशन वेन्स के अंदर है तो भले ही वेन्स की मेडिसिन जी है, और ऐसी कंडीशन में उसे रिमूव करने के लिए, फोर्स डेवलप करने के लिए वेन्स के अंदर हम आरई का भी यूज़ कर लेंगे। टू वर्ड द हार्ट्स कैपिलरीज सराउंड बाय द बॉडी सेल्स एंड टिश्यूज टू डिलीवर एंड एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंस। आ गया यहाँ पे क्लियर इसी चीज़ का। बॉडी सेल्स एंड टिश्यूज टू डिलीवर, ये डिलीवर करते हैं, एंड ऑब्जॉर्व ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑब्जॉर्व करते हैं जिससे एनर्जेटिक होते हैं, और न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंस। ऑक्सीजन की डिफिशियंसी अगर होती है तो बॉडी लेजी होती है, एक्टिव नहीं होगी। तो ऑक्सीजन अगर हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर मिलते रहते हैं तो बॉडी एक्टिव होती है। न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो मसल्स लॉस हो गया, वेट लॉस होगा, और वहाँ पे भी एनर्जी की कमी होगी, लेकिन ब्रीथलेसनेस नहीं होगी। ऑक्सीजन जब कम होगा बॉडी के अंदर, और ख़ास करके पूरे मसल्स के अंदर, तो ऐसी कंडीशन में लेजी होगी, और ब्रीथिंग में कंजेशंस होगा। अक्सर लोग समझते हैं क्या, लंग्स के अंदर जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तब ऐसा होता है। नहीं, ये हमारे लंग्स में तो पहुंच रही है, लेकिन इसका ट्रांसपोर्टेशन बराबर नहीं हो रहा है। तो हमें इसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए मुझे A1 उस ऑर्गन की, उस मसल्स की, अब मसल्स जैसे कि वीक लग रही है, मसल्स में स्ट्रांगनेस नहीं है, तो हम मसल्स को स्ट्रांग करने के लिए क्या करेंगे, S5A1 F1RE दे देंगे। इससे मसल्स स्ट्रांग होगी, मसल्स के अंदर ऑक्सीजन और न्यूट्रिशंस एंड अदर सब्सटेंसेस की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाएगी, डिलीवर होंगे प्रॉपर से। डिलीवर के लिए हम यहाँ पर S5F1 और A1RE करेंगे। ओके, अब यहाँ से आज हम फिनिश करते हैं। अगर इंटरेस्टिंग रहा हो तो इसे मंडे को कंटिन्यू करके ख़त्म कर देंगे, उसके बाद हेमोक्रोमोटिस क्रोमिया हम फिर शुरू करेंगे। ओके। जी।